in this session. देखिए, the act was SURFACI Act. बेसिकली होता क्या है? In the SURFACI Act, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के बिना इंटरवेंशन के, राइट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे, ओके, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे चीज़ों को क्या करता है, दैट दे मेंटेन, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे पैसे निकलवाता है बोरोवर से, ये आप लोग का सरफेसी एक्ट है. सो दिस एक्ट वाज इनेक्टेड विद द एम टू प्रोवाइड अ structure platform to the banking sector for managing its mounting NPA stock, that is a non-performing stock, and to allow bank and financial institution to take the possession of security and sell them. अगर बोरोवर पैसे नहीं दे पाता तो जो आप लोग का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास राइट है, जो सिक्योरिटीज़ बोरोवर देगा उसको क्या करेंगे, उस सिक्योरिटीज़ को पहला पोजेशन लेंगे, उसके बाद उसको बेच देंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट राइट ऑफ द बैंक. The act has been largely perceived as a facilitating assets recovery and the reconstruction. इस एक्ट से पहले द लीगल फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू commercial transaction lagged behind the rapidly changing commercial practices and the financial sector reform which lead to slow the recovery of defaulted loan. मतलब पहले जब ये सब आप लोगों के पर्टिकुलर एक्ट्स नहीं थे तो बहुत मुश्किल होता था बैंक को लोन को रिकवरी करना. The comfort available for lender for his money to come back will give him the confidence for this one. मतलब जब से आप लोगों के DRT एक्ट आए हैं, सरफेसी एक्ट आए हैं, तो इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी क्या मिला है, एक मजबूती मिल गया है, जिससे कि अब वो इजीली क्या करते हैं, लोन को दे सकते हैं. ठीक है, दैट्स इट. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, bank obtains security while lending so that in the case of need the money can be of security. The money can be what? मतलब सिक्योरिटी के साथ क्या किया जाएगा, बताइए. वॉट वी कैन डन विद द सिक्योरिटीज, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. द बैंक ऑब्टेन सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी वाइल lending so that in the case of need the money can be of, कैसे आप लोगों का सिक्योरिटी मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे. सो पैसे यहाँ पे आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, रिलीज्ड बाय सेल. तो जो सिक्योरिटी है उसको क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, तब जाके पैसा मिलेगा. सो द फर्स्ट राइट आंसर इज सेल. अच्छा, सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल टू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुज नेम इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स. इसका आंसर रिलीज्ड बाय सेल. रिलीज्ड बाय सेल. तो पहले का आंसर, दैट इज एप्लीकेबल टू द हाउसिंग, दैट इज फाइनेंस कंपनी, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, दैट इज ट्रू. ये इस पे आप लोग एप्लीकेबल होगा. Whether movable security in possession of the bank can be sold by the bank without intervention of the court. क्या ये सही है या गलत है. तो देखो, सिंपल सा है, सही है, क्योंकि अभी हमने सरफेसी एक्ट का मेन मोटिव क्या बताया, कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, हम लोग बेच सकते हैं, राइट. तो आपको बताना है बी या सी में से एग्जैक्ट आंसर क्या है. तो पहला बी ऑप्शन है, यस, बैंक कैन सेल दैट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या बैंक कैन सेल एज द सरफेसी एक्ट हैज मेड द प्रोविजन. बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर. बहुत सिंपल है, दैट इज सो सिंपल. सो यहाँ पे कास द बैंक कैन सेल, द आंसर विल बी यस.
सरफेसी हैज मेड द प्रोविजन, क्योंकि सरफेसी एक्ट में प्रोविजन आप लोग का बना हुआ है. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एज पर द लॉ एग्जिस्टिंग टुडे द मोर्गेज सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. क्या ये सही है? यस या नो? द मोर्गेज सिक्योरिटी मतलब मोर्गेज अगर आपका कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में है, सो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के हम इसे बेच नहीं सकते. तो भाई इसका आंसर आपका नो होगा. नो होगा. अब रीजन देखिए, बी या डी में से कौन सा सही है? बी बोल रहा है नो, बिकॉज सरफेसी एक्ट नाउ मेड इनेबलिंग प्रोविजन. मतलब अब सरफेसी एक्ट के जरिए हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बेच सकते हैं. डी है ड्यू टू द रीसेंट अमेंडमेंट इन द टीपी एक्ट नो कोर्ट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. सो भाई टीपी एक्ट का कहाँ से मामला आ गया? सो फोर्थ का द राइट आंसर विल बी बी. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट अप्लाई टू विच सिक्योरिटी? Movable, immovable security charged to the bank and financial institution, to mortgage security only, where security interests are created for repayment of financial assistance given by bank or financial institution, या to the property owned by the defaulter borrower but those that are not charged to the bank. So बताइए फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या है? फिफ्थ वन, सरफेसी एक्ट अप्लाई टू द विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी? दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन. किस टाइप के सिक्योरिटी को डील करता है? सो यहाँ पे क्लास फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज सी, where security interests are created for the repayment of financial assistance given by bank and financial institution. Okay, next. Madia case में what did the Supreme Court declare invalid? क्या चीज को माडिया केस में इनवैलिड करार किया गया? अदरवाइज माडिया केस में बोला गया था that SARFAESI Act is constitutionally valid, but one section is not valid, that is section 17 that we have read. तो section 17 बताइए क्या बोल रहा था? Entire SARFAESI Act 2002, creation of security interest, formation of reconstruction company, या condition to pay 75% of the amount as the precondition while preparing appeal to the DRT. बताइए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. जैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा 50% वी हैव टू पे अगर हम अपील करते हैं, राइट ना? तो यहाँ पे अगर बोरोवर को फाइल करना है डीआरटी में, सो कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट पे करना था जो कि आप लोगों के 17 सेक्शन में लिखा हुआ था? बताइए. सो यहाँ पे क्लास सिक्स का डी इज द राइट आंसर, 75%. इसको इनवैलिड बोला गया क्योंकि अब आप लोग का ये 50% हो गया है. इफ यू वांट टू फॉलो द केस. ओके, सिक्स का डी इज द राइट आंसर. नाउ देखो क्लास सरफेसी में आप लोग के ऑलमोस्ट 6 से 7 चैप्टर हैं, तो ये इसका जो समरी भी है हम लोगों का 3 दिन चलेगा जिसमें हम लोग कंप्लीट चीज़ करेंगे. सो ये आप लोगों का ना डेफिनेशन पोर्शन का चैप्टर है, डेफिनेशन का. और पहला वाला क्या था? इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलिए. In this unit we have seen the various definition given by SARFAESI. The rationale behind enacting of act was to regulate securitization, reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. This is 1, this is 2, this is 3, created in respect of the financial assets to enable the realization of such asset. The SARFAESI Act provide for the manner for enforcement of security interest by secured creditor. Secured creditor कौन है? बैंक या financial institution without intervention of the court. That's it. As per SARFAESI Act, any person aggrieved by the order passed by DRT can file appeal to the DRET. जैसा कि हमें मालूम है, so ये अपील आप लोग का मेंटेनेबल होगा.
these tribunal are constituted by central government for various state as per provision of the Recovery of Debt Due to Bank and Financial Institution Act 1993. सिंपल सा प्रोविजन है आप लोगों के डेफिनेशन का. The act also provide setting the ARC company which require NPA from bank and financial institution by raising the fund from qualified buyer. देखो क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें, अगर आप सरफेसी एक्ट का डेफिनेशन देखो, डायग्राम देखो, तो ये हमारा बोरोवर है. बोरोवर पैसे किससे मांगेगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे मांगेगा. अब सपोज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या कर दिया, लोन दे दिया. मान लीजिए आप लोगों का 50 लाख का लोन दे दिया. सपोज बोरोवर सिक्योरिटी देता ही है, लेकिन अब सपोज बोरोवर 50 लाख नहीं दे पा रहा, तो बैंक क्या करेगा? बैंक एआरसी कंपनी को कांटेक्ट करेगा. एआरसी कंपनी हमेशा आप लोगों का आरबीआई के अंडर में बनेगा. तो एआरसी कंपनी क्या करेगा? एआरसी कंपनी विल इन्फॉर्म, ओके, एआरसी कंपनी विल व्हाट, ये सिक्योरिटी बैंक से लेगा और इसको पैसे देगा. अब एआरसी कंपनी क्या करेगा? एआरसी कंपनी बेसिकली क्वालिफाइड बायर को सर्च करेगा, क्वालिफाइड बायर सिक्योरिटी को लेगा, पैसे को देगा. सो दिस इज द वर्क ऑफ दिस वन. It enable ARC to take possession of secured asset of borrower, including right to transfer and release the secured asset. ARC buy the impaired asset from the bank and financial institution, thereby cleaning the balance sheet of bank and permitting them to focus on their normal banking business. In the plain word, it's takeover of land and advance from the bank, and this for the purpose of recovery. That is simple fact of the act. ओके, चलिए इसके हम क्वेश्चंस करते हैं. क्या सरफेसी एक्ट आप लोगों का दैट्स अप्लाई टू द प्लेज सिक्योरिटी ऑल्सो? बताइए क्लास. इसमें आप लोगों के 8 चैप्टर हैं, ठीक है? कितने हैं? 8. तो बताइए सरफेसी एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल है? तो सबसे पहला इस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्लेज आप लोग को ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? डील करता है. दैट्स व्हाई. फॉर एनफोर्समेंट ऑफ मोर्गेज सिक्योरिटी, court intervention is required even for action under SARFAESI Act. That is true and false. For enforcement of mortgage security, court intervention is required under the SARFAESI. क्या court का intervention required है? अभी तो हमने पढ़ा इस चीज को. The answer is false. Bank and financial institution can issue notice for enforcement over security under SARFAESI. Only the security is not in the possession of creditor. Only when the account is classified as. account आपका क्या classify होगा? अभी हमने वो word पढ़ा. account will be classified as. जल्दी बताइए. It will be classified as non-performing asset. That is the NPA. This one. Okay. If the borrower does not pay within dash days after notice, जैसे अगर बैंक बेच रहा है सामान को, सिक्योरिटी को, तो भाई बोरोवर को नोटिस करना जरूरी है. So if the borrower does not pay within dash days after notice by the secured creditor, the creditor can dash off the security. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. देखो क्रेडिटर तो क्या करेगा? टेक possession of the security, and if the borrower does not pay within dash days 60 या 30, तो यहाँ पे 60 days you have to remember. ठीक है, 60 days. Next. After receipt of notice from the secured creditor for the repayment of dues by the borrower, borrower is legally prevented from transferring his property in any way. This is true and false. Fifth one. बताइए क्लास. फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर.
after receipt of notice from secured creditor for the payment of due by the borrower, okay, the borrower legally prevented from transferring his property in any way. That is absolutely true. Notice आ गया, you cannot do. On the request of secured creditor, the district magistrate and the chief judicial magistrate can take possession of the security for handing over the creditor. तो क्या इन दोनों के पास राइट है? इसको याद करिए. The answer will be absolutely yes. When management of the company is taken over by secured creditor, okay, क्योंकि भाई बोरोवर का मान लो कंपनी है, पैसे नहीं दे पा रहा, तो क्रेडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट ले लेगा. द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी आर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस. तो क्या डायरेक्टर इज लाइबल? हमने पढ़ा है ना दैट कंपनी का अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है और मेंबर्स का, आप लोगों का अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? In that case, the director will be liable. The answer is no. Absolutely false. That's it. ठीक है? When any bank or financial institution obtain a charge against property with which authority will transaction have to be registered under SARFAESI with the Central Registry, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बताइए 8th का एग्जैक्ट आंसर. 8th. When any bank or financial institution obtain a charge against property with which authority will transaction have to be registered under the SARFAESI Act. बताइए. किस जो प्रॉपर्टी बाई बोरोवर देता है किसके अंडर में रजिस्टर होना चाहिए? सो यू हैव टू नो विद द सेंट्रल रजिस्ट्री. 8th का इज द राइट आंसर. When can provision of SARFAESI Act invoked for proceeding against charged property? When the bank feel that it is necessary for recovery at any time, when RBI direct to do so, when there is a default in repayment by the borrower, when there is a default in repayment and the quote bank declare as a account as the NPA. So which of the following is the right answer? 9th. It is very easy one. और SARFAESI एक्ट आप लोगों का टोटल चलेगा कितने दिन? 3 दिन चलेगा, पेड क्लास में भी और आप लोग का YT सेशन में भी. तो यहाँ पे 9th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज डी. ठीक है? Whether existing or future receivable are the property. Yes, no, yes, what? 10th. बताइए. जो आप लोग का एग्जिस्टिंग और फ्यूचर ये सब प्रॉपर्टी होता है दैट्स कम अंडर, क्या इसको हम एग्जिस्टिंग और फ्यूचर इसमें शामिल होगा आप लोग का? 10th. द आंसर विल बी यस. ठीक है? उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम the following which function of what is a function of securitization company? Acquisition of loan transaction, help the lender in recovery by sale of charged property, take legal step against defaulter borrower on the behalf of lender, and acquisition of financial assets from the originator. Originator कौन है हमारा? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बताइए. What is the right answer for the 11th question? Tell me guys. So इसका exact answer क्या है? 11th. D is the right answer. Is that okay? So class आज के लिए इतना काफ़ी है. I hope so सारे questions आप लोग को समझ में आ गए होंगे. So जो भी यहाँ पे candidates है अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बोला था that is very important. Banking ombudsman may award the compensation. यहाँ पे compensation का मतलब क्या होता है? That is monetary relief. So the banking ombudsman may award compensation not exceeding इतना to the complainant जिसने complain किया है for the mental agony and harassment. जैसे कस्टमर है, ये इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन बेसिकली किसके लिए होता है? ये आप लोग का कस्टमर है. इंटीग्रेटेड ये रेगुलेटेड एंटिटी है जिसमें आप लोग का बैंक,
जो भी NBFC है, ये सब आप लोगों का रेगुलेटेड एंटिटी में होगा। तो कस्टमर क्या है जो कंप्लेन करता है, क्योंकि कस्टमर ही तो है जो कि सेटिस्फाई नहीं है इन लोगों के सर्विस से। तो कस्टमर ने क्या किया, कंप्लेन। अब बार बार आना जाना, कभी ये डेट रखाता है तारीख पे तारीख, जो कि आप लोग का कोर्ट का बहुत फेमस कोर्ट है। तो यहाँ भी आप लोग का वही चीज हो रहा है। सो जो मेंटल हरासमेंट हो रहा है, मेंटल एगनी, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना पैसा एज अ कंपनसेशन में मिल सकता है, नॉट एक्सीडिंग। क्या बोला गया है, नॉट एक्सीडिंग। तो यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नन ऑफ द। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। What will be the right answer for this one? बताइए, आज ही हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, तो गलत मत दीजिएगा जवाब इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 लाख। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे करो कि कभी और कुछ आप लोग को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग का है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस अंडर डैश of the Banking Regulation Act 1949, Section 25A, 30A, 35A, 40A, none of these। बताइए, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आप लोग का इंट्रोड्यूस किया गया है, एक सेक्शन हमने आज ही पढ़ा था ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये आप लोगों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता क्या है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज बेसिकली व्हाट, एक ऐसा एक्ट जो कि बताता है जितने भी आप लोगों के बैंक्स हैं उन सब को रेगुलेट कैसे किया जाए, उन सब को रेगुलेट कैसे किया जाए। दिस इज योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बताइए, 1949 का है। यस क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। तो सेक्शन आप लोग का जो मैंने पेड में पढ़ाया था, क्लॉज लिखा था, बट आप लोग यहाँ पे सेक्शंस को टिक मार्क कर सकते हैं। सो द राइट आंसर है सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये जो आप लोग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल ए। किसका पार्ट है आप लोग का, मॉड्यूल ए का आप लोग का ये पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। डन क्लास। नेक्स्ट आप लोग का है, बैंकिंग ओम्बड्समैन is a senior official appointed by RBI to redress the complaint specified under dash of the banking ombudsman scheme। किस क्लॉज में ये चीज आप लोगों का गिवन है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम लोगों के जो क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, कुछ नया चीज जब मिलता है तो उसको हमें याद करना होता है। ठीक है, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। ये क्लॉज आपको याद करना है। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो कि इसका डेजिग्नेशन बताया है, सीनियर ऑफिशियल कस्टमर कंप्लेंट स्पेसिफाइड, किस क्लॉज में, एटलीस्ट ये जो आप लोगों का है ये क्लॉज आप लोग याद कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को सारे क्लॉज यहाँ पे सो यहाँ पे क्लास आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। द क्लॉज 8, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, क्लॉज 8 इज देयर। ठीक है, सो द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय आरबीआई टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट स्पेसिफाइड बाय द क्लॉज 8 ऑफ द एक्ट। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ये आप लोगों का 2006 का है। वंस अ मंथ कभी कभार आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमें हर एक एक्ट और एटलीस्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन के तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड, कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन आप लोगों के अपॉइंटेड है, 10, 18, 15, 22, नन ऑफ द अबव। बताइए, ये सिर्फ आप लोग का बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर क्लासेस पूछा गया है यहाँ पे। बताइए इसका एग्जैक्ट क्लास क्या है, that how many the banking ombudsman has been appointed, 10, 18, 15 and 22। so what is the right answer here?
सो यहाँ पे क्लास द राइट आंसर विल बी 22 इज द राइट आंसर. ठीक है. नाउ विच are the banks that is covered under the Banking Ombudsman Scheme 2006? Scheduled Commercial Bank, RRB Bank, Scheduled Primary Cooperative Bank, all of these या none of these. इसको हमने आज ही पढ़ा है. कौन कौन से बैंक आप लोगों के यहाँ पे कवर होते हैं, जल्दी बताइए. Which bank covered under the Banking Ombudsman Scheme 2006? The right answer will be fifth का all of the above. ठीक है. D is the right answer. Next. Banking Ombudsman dash fee for filing and resolving the customer complaint. Banking Ombudsman बताइए कितना चार्ज लेते हैं. कॉमन सेंस यूज करिए, आप लोग को आंसर आ जाएगा. 100, 200, 300, 500. नो फीस रिक्वायर्ड. जो भी आप लोगों के ADR methods होते हैं, they do not require a fees. So यहाँ पे the banking ombudsman charge no fee. So sixth का E will be the right answer here. Okay, sixth का E will be the right answer. Now, is there any limit on the amount of compensation? क्या कोई लिमिट है क्लास अमाउंट ऑफ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द अवार्ड? मतलब कितना तक अवार्ड ओम्बड्समैन दे सकता है. 10 लाख, 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, नन ऑफ द अबव. बताइए. बहुत सिंपल सा है, सबको मालूम है 20 लाख. DRT आप लोग का 20 लाख एंड अबव है और आप लोग का दोनों कितना है, दैट इज अप टू 20 लाख. लोक अदालत एंड द ओम्बड्समैन. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ द कंपनसेशन सॉट फ्रॉम द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज बियॉन्ड डैश, द बैंकिंग ओम्बड्समैन में रिजेक्ट द कंप्लेंट एट एनी स्टेज. बताइए किसी भी स्टेज में कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है. बताइए. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 8. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा क्लास. बताइए क्या 5 लाख में मैटर रिजेक्ट, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. द कंपनसेशन. अच्छा ये सब कंपनसेशन है क्लास. ये सब क्या है आप लोगों के, दीज आर द कंपनसेशन sought फ्रॉम द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज बियॉन्ड डैश, द बैंकिंग ओम्बड्समैन में रिजेक्ट अ कंप्लेंट एट एनी स्टेज. तो यहाँ पे किसी भी स्टेज में रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा चीज आप लोग का डील हो सकता है. सो 8th का E विल बी द राइट आंसर है. 8th का राइट आंसर क्या है, E विल बी द राइट आंसर है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. One can file appeal against the award by the decision that is given by banking ombudsman, rejecting the complaint within dash from the date of receipt of this one. मतलब बताइए अपील डेज. banking ombudsman decision in how many days appeal to the this one special executive director. इसमें आंसर क्या होगा आप लोग का. अपील किसके पास कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी कैन अपील. तो बताइए कितना दिन, कितना डेज. जल्दी बताइए. 25, 18, 15 या 30 डेज. तो यहाँ पे क्लास 9th का एग्जैक्ट आंसर क्या है, 30 days is the right answer. 9th का 30 days is the right answer. 10th है if a complaint
क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, दैट इफ अ कंप्लेंट if a complaint is not settled by agreement within the period of dash month, the banking ombudsman proceed further to pass an award. Award means यहाँ पे जस्टिस होगा जो इस ओम्बड्समैन के लिए यूज किया जाता है। तो बताइए, अगर कंप्लेंट आप लोगों का सेटल नहीं हुआ है बाय द एग्रीमेंट विद इन द पीरियड ऑफ डैश मंथ, द बैंकिंग ओम्बड्समैन प्रोसीड फर्दर टू पास एन अवार्ड। हम लोगों ने एलआरबी में क्या पढ़ा था, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 हमने पढ़ा था। तो ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, ओम्बड्समैन जहाँ पे हम कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लेंट का सुनवाई करता है। आप सबको मालूम है कोर्ट तो एक जरिया होता ही है जस्टिस का, लेकिन कोर्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे हम लोगों के सिस्टम्स हैं जहाँ पे जस्टिस आप लोगों का मिलता है। ठीक है, तो ओम्बड्समैन भी क्या है, एक आप लोग का जरिया है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो सेशन को पहली बार देखते हैं यूट्यूब सेशन में, जिन्होंने पेड बैच नहीं ले रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेशली हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूल सी आप लोगों का क्या है, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2021। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बोला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग ओम्बड्समैन में अवार्ड द कंपनसेशन। यहाँ पे कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज मॉनेटरी रिलीफ। So the banking ombudsman may award compensation not exceeding इतना to the complainant, जिसने कंप्लेन किया है, for the mental agony and harassment। जैसे कस्टमर है, ये इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन बेसिकली किसके लिए होता है, ये आप लोग का कस्टमर है। इंटीग्रेटेड ये रेगुलेटेड एंटिटी है, जिसमें आप लोग का बैंक, जो भी एनबीएफसी है, ये सब आप लोगों का रेगुलेटेड एंटिटी में होगा। तो कस्टमर क्या है, जो कंप्लेन करता है, क्योंकि कस्टमर ही तो है जो कि सेटिस्फाई नहीं है इन लोगों के सर्विस से। तो कस्टमर ने क्या किया, कंप्लेन। अब बार बार आना जाना, कभी ये डेट रखाता है तारीख पे तारीख, जो कि आप लोग का कोर्ट का बहुत फेमस कोर्ट है। तो यहाँ भी आप लोग का वही चीज हो रहा है। सो जो मेंटल हरासमेंट हो रहा है, मेंटल एगनी, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना पैसा एज अ कंपनसेशन में मिल सकता है, नॉट एक्सीडिंग। क्या बोला गया है, नॉट एक्सीडिंग। तो यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नन ऑफ द। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन, बताइए। आज ही हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, तो गलत मत दीजिएगा जवाब इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 लाख। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे करो कि कभी और कुछ आप लोग को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग का है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस अंडर डैश of the Banking Regulation Act 1949, Section 25A, 30A, 35A, 40A, none of these। बताइए, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आप लोग का इंट्रोड्यूस किया गया है, एक सेक्शन हमने आज ही पढ़ा था ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये आप लोगों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता क्या है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज बेसिकली व्हाट, एक ऐसा एक्ट जो कि बताता है जितने भी आप लोगों के बैंक्स हैं उन सब को रेगुलेट कैसे किया जाए, उन सब को रेगुलेट कैसे किया जाए। दिस इज योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बताइए, 1949 का है।
यस क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। तो सेक्शन आप लोग का जो मैंने पेड में पढ़ाया था, क्लॉज लिखा था, बट आप लोग यहाँ पे सेक्शंस को टिक मार्क कर सकते हैं। सो द राइट आंसर है सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये जो आप लोग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल ए। किसका पार्ट है आप लोग का? मॉड्यूल ए का आप लोग का ये पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। डन क्लास। नेक्स्ट आप लोग का है बैंकिंग ओम्बड्समैन is a senior official appointed by RBI to redress the complaint specified under dash of the banking ombudsman scheme। किस क्लॉज में ये चीज आप लोगों का गिवन है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम लोगों के जो क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, कुछ नया चीज जब मिलता है तो उसको हमें याद करना होता है, ठीक है। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। ये क्लॉज आपको याद करना है। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो कि इसका डेजिग्नेशन बताया है सीनियर ऑफिशियल कस्टमर कंप्लेंट स्पेसिफाइड, किस क्लॉज में? एटलीस्ट ये जो आप लोगों का है ये क्लॉज आप लोग याद कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को सारे क्लॉज यहाँ पे सो यहाँ पे क्लास आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। द क्लॉज 8, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। क्लॉज 8 इज देयर, ठीक है। So the banking ombudsman is a senior official appointed by RBI to resolve the customer complaint specified by the clause 8 of the act, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ये आप लोगों का 2006 का है। वंस अ मंथ कभी कभार आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमें हर एक एक्ट और एटलीस्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन के तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी बैंकिंग ओम्बड्समैन हैव बीन अपॉइंटेड? कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन आप लोगों के अपॉइंटेड है? 10, 18, 15, 22, नन ऑफ द अबव। बताइए। ये सिर्फ आप लोग का बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर क्लासेस पूछा गया है यहाँ पे। बताइए इसका एग्जैक्ट क्लास क्या है? That how many the banking ombudsman has been appointed? 10, 18, 15 and 22. So what is the right answer here? So यहाँ पे class the right answer will be 22 is the right answer, ठीक है। Now, which are the banks that is covered under the banking ombudsman scheme 2006? Scheduled commercial bank, RRB bank, scheduled primary cooperative bank, all of these या none of these? इसको हमने आज ही पढ़ा है। कौन कौन से बैंक आप लोगों के यहाँ पे कवर होते हैं? जल्दी बताइए। Which bank covered under the banking ombudsman scheme 2006? The right answer will be fifth का all of the above, ठीक है। D is the right answer. Next, banking ombudsman dash fee for filing and resolving the customer complaint. बैंकिंग ओम्बड्समैन बताइए कितना चार्ज लेते हैं? कॉमन सेंस यूज करिए, आप लोग को आंसर आ जाएगा। 100, 200, 300, 500, नो फीस रिक्वायर्ड। जो भी आप लोगों के ADR मेथड्स होते हैं, they do not require a fees. So यहाँ पे the banking ombudsman charge no fee. So sixth का E will be the right answer here. Okay, sixth का E will be the right answer. Now,
इज देयर एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन? क्या कोई लिमिट है क्लास अमाउंट ऑफ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द अवार्ड? मतलब कितना तक अवार्ड ओम्बड्समैन दे सकता है? 10 लाख, 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख, नन ऑफ द अबव। बताइए। बहुत सिंपल सा है, सबको मालूम है 20 लाख। डीआरटी आप लोग का 20 लाख एंड अबव है और आप लोग का दोनों कितना है? दैट इज अप टू 20 लाख, लोक अदालत एंड द ओम्बड्समैन। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the compensation sought from the banking ombudsman is beyond dash, the banking ombudsman may reject the complaint at any stage। बताइए, किसी भी स्टेज में कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है? बताइए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 बताइए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा क्लास? बताइए, क्या 5 लाख में मैटर रिजेक्ट, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? द कंपनसेशन, अच्छा ये सब कंपनसेशन है क्लास, ये सब क्या है आप लोगों के? दीज आर द compensation sought from the banking ombudsman is beyond dash, the banking ombudsman may reject a complaint at any stage। तो यहाँ पे किसी भी स्टेज में रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा चीज आप लोग का डील हो सकता है। सो 8th का ई विल बी द राइट आंसर है। 8th का राइट आंसर क्या है? ई विल बी द राइट आंसर है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। One can file appeal against the award by the decision that is given by banking ombudsman, rejecting the complaint within dash from the date of receipt of this one। मतलब बताइए अपील डेज। banking ombudsman decision in how many days appeal to the this one special executive director। इसमें आंसर क्या होगा आप लोग का? अपील किसके पास कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी कैन अपील। तो बताइए कितना दिन, कितना डेज? जल्दी बताइए। 25, 18, 15 या 30 डेज? तो यहाँ पे क्लास 9th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? 30 डेज इज द राइट आंसर। 9th का 30 डेज इज द राइट आंसर। 10th है इफ अ कंप्लेंट, क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? दैट इफ अ कंप्लेंट if a complaint is not settled by agreement within the period of dash month, the banking ombudsman proceed further to pass an award। award means यहाँ पे जस्टिस होगा जो इस ओम्बड्समैन के लिए यूज किया जाता है। तो बताइए अगर कंप्लेंट आप लोगों का सेटल नहीं हुआ है बाय द एग्रीमेंट विद इन द पीरियड ऑफ डैश मंथ, द बैंकिंग ओम्बड्समैन प्रोसीड फर्दर टू पास एन अवार्ड। तो यहाँ पे क्लास 10th का विद इन हाउ मेनी मंथ? सो विद इन बी। सो 10th का बी विल बी द राइट आंसर हियर। 10th का B will be the right answer here. So this is exactly this one. So I hope so you people understand this topic. ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो भी आप लोगों के 3 रेगुलेटेड एंटिटी हैं उसके
जो बेसिक पार्ट्स हैं, जो क्या उस एक्ट के अंदर है, वो हमें नहीं देखना है। जब मर्ज हो गया है तीनों आप लोग का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, सो व्हाट आर द क्राइटेरिया, कब कब हम कंप्लेंट कर सकते हैं, कब कब कंप्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, कंप्लेंट्स के क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का CIB का संकल्प बैच है जो ऑलरेडी हमारा 7 अगस्त से चल रहा है। तो ये जो बैच आप लोग का 7 अगस्त से चल रहा है, इसको आप लोगों को एज इट इज़ जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का आखिरी बैच है जहाँ पे हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो इस बैच में आप लोगों का सबसे पहला लाइव क्लास एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। लाइव क्लास आप लोग का एज इट इज़ चल रहा है। लाइव क्लास के साथ साथ अगर आप लोग क्लासेस को देखना भूल गए तो आप लोगों का रिकॉर्डेड सेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। देन मॉक पेपर्स आर अवेलेबल हेयर, ओके। उसके बाद इसमें आप लोगों का ई बुक्स हैं, आप लोग ई बुक्स को ईजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डाउट सेशन, कभी भी आप लोग डाउट सेशंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आप लोगों का यहाँ पे डाउट सेशन होता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को इस बैच में मिलेगा। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, अगर आप अभी से भी ज्वाइन करेंगे तो रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। 1 सितंबर से आप लोगों का यहाँ पे CIB का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो इस रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोग इस सेशन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ आप लोग का इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे है, और ये आप लोग का CIB महापैक है। अगर आप इसे आज परचेज करते हैं और आपको कूपन कोड क्या यूज़ करना है, कूपन कोड आप लोग को यूज़ करना है अगस्त 77, तो आप लोगों को 77% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। और अभी आप लोग इस CIB के महापैक को लेते हैं तो आप लोगों का 6 मंथ का वैलिडिटी है, यानी कि हम लोगों ने जो टारगेट बैच लॉन्च किया, सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है, जो हम लोग रिवीजन बैच यहाँ पे लॉन्च करेंगे, सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पक्का तो इसको लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सब बैचेस के साथ साथ आप लोगों के जितने भी मैराथन हमने लिए हैं सारे मैराथन इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इस बैच में आप लोगों का डाउट